हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्त वंश के बाद उसका जो पतन हुआ था और उस गुप्त वंश के पतन के बाद जो वंश अस्तित्व में आए थे उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में उत्तरोत्तर गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे, उसके शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। जो शासकों ने जिस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन किया था और जिन के सहयोग से किया था उन शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने गुप्त वंश पढ़ा, गुप्त वंश के प्रत्येक शासक को हमने श्रीगुप्त से, घटोत्कच से, चंद्रगुप्त से लेके एक एक करके उनका अध्ययन किया था। अगर आपने गुप्त वंश नहीं पढ़ा तो सबसे पहले गुप्त वंश पढ़िए। गुप्त वंश के बाद उसके पतन में इन वंशों का उल्लेख आता है। अगर आप गुप्त वंश नहीं पढ़ते हैं तो उसके बाद इसको पढ़ने का कोई मतलब रहता नहीं, क्योंकि अब उसका शुरुआत जानना बेहद जरूरी है, तब आके आप पतन पर आएंगे। ठीक है, तो सुनिए, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तरकालीन गुप्त वंश का। किस वंश का? उत्तरकालीन गुप्त वंश का। उत्तरकालीन गुप्त वंश के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तरकालीन गुप्त वंश जो है ये किस प्रकार से गुप्त वंश से डिफरेंट है, वो बात आप समझिए। तो देखिए, ये जो वंश है, कौन सा वंश? उत्तरकालीन जो गुप्त वंश है, इसकी जो शासन व्यवस्था थी, इसका जो साम्राज्य था वो मगध और मालवा तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? तो मगध और मालवा के जो क्षेत्र हैं उन पर उत्तरकालीन गुप्त वंश का साम्राज्य फैला हुआ था। इन क्षेत्रों में इनकी शासन व्यवस्था फैली हुई थी। ये पॉइंट आपको राइट डाउन करना है। और उत्तरकालीन गुप्त वंश के संस्थापक, ठीक है, देखिए यहां पर दो चीजें हैं। अगर केवल ये पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। लेकिन अगर उसके सामने शब्द जोड़ दिया जाए, उत्तरकालीन शब्द जोड़ दिया जाए, ठीक है, कौन सा शब्द जोड़ दिया जाए? उत्तरकालीन, तो इसके बिल्कुल अर्थ ही बदल जाएगा, इसके मायने बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णदत्त था। उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णदत्त था। ठीक है, कृष्णदत्त। समझना है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णदत्त था। दोनों ही अलग हैं और आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को हाईलाइट कर लिया करो ताकि पता रहे, कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? कृष्णदत्त हो गया। अब देखिए, इस वंश को गुप्त वंश से पृथक, इसको ये गुप्त वंश जो है, जो मेन ब्रांच थी, उससे ये क्या हुआ था? अलग हुआ था। अलग होने के कारण ये क्या कहलाया? उत्तरकालीन गुप्त वंश के नाम से इसको जाना गया। अब देखिए, इसके दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसके दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? इसके दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। एक पहला जो है वो है अपसड़। कौन सा अभिलेख है? वो है अपसड़ अभिलेख। ठीक है, और दूसरा जो अभिलेख है वो है देवबर्नाक। क्या नाम है? देवबर्नाक। ये दोनों ही अभिलेख उत्तरकालीन गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, कौन कौन से अभिलेख? अपसड़ अभिलेख और देवबर्नाक अभिलेख, ये दोनों ही इस संबंध में जानकारी देते हैं। देखिए, जो अपसड़ अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? गया से। और गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। याद रखोगे ना, गया बिहार का नाम आपने सुना है। तो अपसड़ अभिलेख जो है वो कहाँ से? गया से। और ये जो देवबर्नाक अभिलेख है ये शाहाबाद, कहाँ से प्राप्त हुआ है?
शाहाबाद से, और शाहाबाद कहाँ पे है? आरा में है। बात समझ में आई आपको? तो मगध और मालवा पर उत्तरकालीन गुप्तवंश फैला हुआ था। उत्तरकालीन गुप्तवंश का संस्थापक जो है वो कृष्णदत्त को माना गया है। 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक का नाम अफसर अभिलेख है जो गया बिहार से प्राप्त हुआ है, और दूसरा देवबर्नाक अभिलेख है जो शाहाबाद आरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वतंत्र कैसे हुए थे। देखो सबसे पहले ये क्या थे? सामंत थे, सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन ये सामंत के जो कार्य कर रहे थे केवल इन्होंने कुमारगुप्त तक कार्य किया था। किसके समय तक कार्य किया था? कुमारगुप्त के समय तक इन्होंने कार्य किया था, और कुमारगुप्त की शासन काल में ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। किससे स्वतंत्र हो गए? गुप्त वंश से। ठीक है, तो लिखना है कुमारगुप्त के समय ये स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ये गुप्त वंश से अलग हुए थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? उत्तरकालीन गुप्त वंश कहा गया। किसके समय स्वतंत्र हुए थे? कुमारगुप्त के समय स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, तो दोनों ही फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए अब देखिए इस संदर्भ में कुमारगुप्त जो है इसके समय स्वतंत्र हो गए। किसके समय स्वतंत्र हो गए? कुमारगुप्त के समय ये स्वतंत्र हो गए। अब देखिए इसके बाद इस वंश में कौन आता है? तो इस वंश में जो अगला शासक आया था वो आया था दामोदर गुप्त। कौन आया? दामोदर गुप्त आया। दामोदर गुप्त इस वंश का अगला शासक बना। ठीक है, तो दामोदर गुप्त जो है वो इस वंश का क्या बनता है? अगला शासक बनता है। लेकिन दामोदर गुप्त जो होता है वो युद्ध के समय रण क्षेत्र में ही क्या होता है? मारा जाता है। तो लिख लेना कि उत्तरकालीन गुप्त वंश का कौन सा शासक जो है वो रण क्षेत्र में मारा गया था? रण क्षेत्र में मारा गया। कहां पे मारा गया? रण क्षेत्र में ये मारा जाता है। कौन मारा जाता है? दामोदर गुप्त जो है वो रण क्षेत्र में मारा जाता है। इसके बाद जो हुआ था वो हुआ था महासेन गुप्त। महासेन गुप्त इसका उत्तराधिकारी कौन बना? महासेन गुप्त बना। और इसने क्या किया? इसने क्या नाम है? मालवा। ठीक है, मालवा को अपनी राजधानी बनाया। मालवा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया था? मालवा को अपनी राजधानी बनाया था। किसका परित्याग किया था? तो इसने मगध का परित्याग किया था। ठीक है, मगध का परित्याग किया था। बात समझ में आई? तो मगध का परित्याग किया था। किसने किया था? महासेन गुप्त ने किया था। और इसका परित्याग करने के पश्चात मालवा को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लीजिए फटाक से। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं। ठीक है, चलिए, ओनली फॉर 5 सेकेंड। चलिए मिटाएं इसको। तो उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णदत्त हुआ, और 2 अभिलेख जो प्राप्त हुए थे, देवबर्नाक अभिलेख और कुमारगुप्त के समय पर क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। दामोदर गुप्त वंश का अगला शासक यहाँ पे बनता है
देखिए आगे जो है वो चर्चा करते हैं देवगुप्त के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? देवगुप्त। अब जो देवगुप्त है ये मालवा का क्या था? स्वतंत्र शासक था। मालवा का स्वतंत्र शासक था। किसका स्वतंत्र शासक था? ये मालवा का स्वतंत्र शासक था। और इसने क्या किया था? ये हर्ष का क्या था? शत्रु था। किसका? हर्ष का। हर्ष का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। हर्ष के बारे में हम इसमें आगे जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये हर्ष का शत्रु था। अब कैसे शत्रु था? इसका मतलब क्या है? तो बंगाल के गौड़ नरेश शशांक का मित्र था। ठीक है, हर्ष का शत्रु इसलिए था क्योंकि हर्ष की शशांक के साथ शत्रुता थी और उसका ये क्या था? मित्र था। तो हर्ष का शत्रु था। क्यों था? क्योंकि जो गौड़ का शासक था शशांक, और उस शशांक का क्या था? ये मित्र था। ठीक है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसकी हर्ष के साथ क्या थी? शत्रुता थी। हर्ष के साथ क्या थी? शत्रुता थी, क्योंकि उसके शत्रु का ये क्या था? मित्र था, प्रतिद्वंदी था। अब देखिए देवगुप्त के जो छोटे भाई थे, देवगुप्त के जो छोटे भाई थे वो इसकी नीतियों से परेशान होकर यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? हर्ष के पास भाग जाते हैं। कौन कौन भाग जाते हैं? माधवगुप्त और कुमारगुप्त। ठीक है, कौन कौन भाग जाते हैं? माधवगुप्त और कुमारगुप्त। माधवगुप्त और कुमारगुप्त देवगुप्त से नाराज होकर, देवगुप्त से नाराज होकर हर्ष की सेवा में चले जाते हैं। हर्ष की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है, कौन कौन चले गए? माधवगुप्त चला गया और दूसरा कौन था? माधवगुप्त और कुमारगुप्त। ठीक है, ये दोनों चले जाते हैं। लेकिन बाद में जो माधवगुप्त है, ये जो माधवगुप्त होता है, माधवगुप्त जो है वो हर्ष के सहयोग से क्या बन जाता है? मगध का शासक बन जाता है। ये कुमारगुप्त था। ठीक है, माधवगुप्त आगे चलकर हर्ष के सहयोग से, हर्ष के सहयोग से माधवगुप्त आगे चलकर हर्ष के सहयोग से मगध का शासक बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? मगध का शासक बन जाता है। कौन बन जाता है? माधवगुप्त बन जाता है। और माधवगुप्त जो है वो किसके सहयोग से बनता है? हर्ष के सहयोग से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये अपना जो भाई था, बड़ा भाई था देवगुप्त, इससे नाराज होकर हर्ष के पास चला गया था और हर्ष ने अपने सहयोग से इसको मगध का शासक नियुक्त कर दिया था। क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने मगध को छोड़ के मालवा को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए मगध पर इनका प्रभाव जो है वो क्या पड़ जाता है? कम पड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो माधव सेन के समय पर जो इनकी जो हर्ष और इनकी जो मित्रता है वो अपने चरम पर होती है और इनको इसका परस्पर सहयोग भी मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए देवगुप्त और देवगुप्त के बाद माधवगुप्त और माधवगुप्त के बाद आदित्य सेन आगे क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, आदित्य सेन क्या भूमिका निभाता है? देखिए आदित्य सेन, आदित्य सेन जो होता है ये अगला शासक बनता है। कहाँ का? मगध का। क्यों बनता है? क्योंकि माधवगुप्त की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और माधवगुप्त की मृत्यु के बाद आदित्य सेन मगध का अगला शासक बना। मगध का अगला शासक बना। क्यों बना? क्योंकि माधव सेन की मृत्यु हो गई थी। ये बात आप लिख लेना। माधव सेन की मृत्यु के बाद आदित्य सेन मगध का नया सम्राट बनता है। ठीक है, इसके बारे में एक बात है, उत्तरगुप्त का सबसे प्रतापी शासक था ये। उत्तरगुप्त का सबसे प्रतापी शासक था ये। कौन था सबसे प्रतापी शासक? आदित्य सेन।
आदित्य सेन किसकी मृत्यु के बाद बना था? माधव गुप्त की मृत्यु के बाद बना था। माधव गुप्त के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, हर्ष के सहयोग से बैठा था। माधव गुप्त किससे नाराज होकर भागा था? तो देवगुप्त से भागा था। इनके नामों के बीच में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं करना है, बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है कि किसके द्वारा क्या किया गया था। अगर एक नाम भी चेंज हो गया तो पूरा शासन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने माधव सेन या देवगुप्त या कुमार गुप्त या माधव गुप्त या फिर आदित्य सेन, इनमें से किसी भी नाम को बदल दिया तो पूरा जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नाम पर विशेष ध्यान देना है। आदित्य सेन मगध का अगला शासक बना, उत्तर गुप्त शासनकाल का सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है। किसको माना जाता है? आदित्य सेन को माना जाता है। अब देखिए इसके बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यज्ञ किए थे। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। आप लोगों ने काफी महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा। इसके द्वारा एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके द्वारा एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। अब देखो परम भागवत का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। हमने गुप्त वंश की जो धार्मिक व्यवस्था पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे वो ज़्यादातर परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो परम भागवत की उपाधि धारण की, तो आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सी उपाधि धारण करने वाला किस धर्म का समर्थक रहा होगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक उपाधि जो है वो कुछ ना कुछ बया करती है। अब देखिए इसके बाद जो शासक बना था वो बना था जीवित गुप्त। कौन शासक बना था? जीवित गुप्त सेकंड। और जीवित गुप्त सेकंड को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। यानी कि उत्तरकालीन गुप्त का अंतिम शासक कौन, किसको माना जाता है? जीवित गुप्त सेकंड को माना जाता है, ठीक है। तो जीवित गुप्त सेकंड के सामने आपको लिखना है यह उत्तरकालीन गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उत्तरकालीन गुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्या था? उत्तरकालीन गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कौन था? जीवित गुप्त था। और मैंने आपको बताया था कि इस वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णदत्त था। तो सबसे पहले जो संस्थापक होता है वो तुमको याद होना चाहिए। इसके बाद अंतिम शासक है वो आपको याद होना चाहिए। ये 2 तो होने चाहिए। इसके अलावा जो मध्य के शासक हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनका क्रम बना रहे। इनको 1-2 बार आप लिखोगे, रिवाइज करोगे तो स्वाभाविक है ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आदित्य सेन मगध का अगला शासक बनता है। उत्तरगुप्त का सबसे प्रतापी शासक बना था। 3 अश्वमेध इसके द्वारा किए गए थे और इसके द्वारा बौद्ध मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। परम भागवत की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। और जीवित गुप्त सेकंड जो है वो इस वंश का अंतिम शासक बनता है। बताओ उत्तरकालीन वंश क्लियर हो गया, ठीक है। उत्तरकालीन वंश से संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। और उत्तरकालीन गुप्त के कृष्णदत्त से लेके और जीवित गुप्त सेकंड के बीच में जितने भी प्रतापक शासक हुए थे उनके बता दिए, उनकी थ्योरी बता दी, उन्होंने जो किया वो कार्य बता दिए। तो उत्तरकालीन गुप्त से आगे के जो वंश है, अभी बहुत सारे वंश बाकी हैं। हर्षवर्धन, हर्ष की शासन व्यवस्था, राजवर्धन, ये अभी बड़े बड़े शासक जो हैं वो हमारे बाकी हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।